अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा मौसम की बात कर लें। अगर हम राइट नाउ टेम्परेचर की बात करें सो इट्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड और मौसम में हम पिछले 2 दिन से ट्रांजिशन देख रहे हैं। यूँ लग रहा है कि हल्की हल्की खुनकी जो है वो सुबह के औकात में और रात के औकात में फ़ील हो रही है, लेकिन बहरहाल बारिशों की अभी तक कोई प्रेडिक्शन नहीं और सिर्फ ये 1 से 2 बारिशों की बात है, फिर लिटरली जो है वो सर्दी आ जाएगी। लेकिन परसों जो थी वो हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अगर हम आइंदा 24 घंटों की बात करें सो देयर इज़ नो रेन प्रेडिक्शन, लेकिन मौसम जो है उसमें कदरे बेहतरी देखने में आ रही है, स्पेशली अगर हम रात के औकात की बात करें या अर्ली मॉर्निंग की बात करें। सो येस, वेदर में हम ट्रांजिशन तो देख रहे हैं एंड आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू कि ऐसे लग रहा है कि बस यस अब हम सर्दियों के आगाज़ पर हैं। सो वेदर के हवाले से हमारे पास ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी अगले हफ्ते से जो पंजाब के तालीमी इदारों की अगर हम बात करें या ओवरऑल पंजाब में मार्केट्स की सिचुएशन की बात करें, तमाम चीज़ें जो हैं, दफातर जो हैं वो बंद रहेंगे और वर्क फ्राम होम जो है उसकी स्ट्रैटेजी अपनाने पर गौर किया जा रहा है और तकरीबन 2 महीने तक ये जो मामला है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देयर वाज अ कन्फ्यूजन कि शायद आज से ही, यानी आज भी वेंसडे है सो आज से ही शायद स्कूल्स और दफातर वगैरह बंद हों, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट वीक से है। लेकिन मैं अगर इसमें अपनी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन ऐड करूँ तो मुझे नहीं समझ आती कि एक दिन आप हफ्ते में छुट्टी देकर कौन सा मार्का मार लेंगे या कौन सी माहौलियाती आलूदगी और उसको कमी आप उसमें कर लेंगे या स्मॉग में कौन सी कमी हो जाएगी सिर्फ एक दिन छुट्टी करने से। सो मेरे ख्याल में इसकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी और होनी चाहिए, यानी इस अंदाज में आप हफ्ते में एक छुट्टी दे दें। सो आई डोंट थिंक कि इससे कोई इतना जो है वो फ़र्क पड़ेगा। बट एनी हाउ, बच्चे इस खबर को सुन के बहुत एक्साइटेड हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं कि अब जनाब हर हफ्ते वेंसडे को हमारा ऑफ हुआ करेगा। इसी के साथ अब हम तीसरी स्टोरी की तरफ आएंगे और यहाँ पर मैं आतिफ असलम, पाकिस्तान के नामवर गुलकार मौसीकार, उनका यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगी। पूरी दुनिया में उनका एक नाम है और हम उनकी अक्सर वीडियोस देखते हैं कि जब वो किसी भी कॉन्सर्ट की गर्ज से किसी दूसरे मुल्क में मौजूद होते हैं सो वहाँ की जो लोकल मसाजिद होती हैं वहाँ पर वो नमाज भी अदा कर रहे होते हैं। हाल ही में मुबैना तौर पर उनकी ये वीडियो वायरल हुई है जो अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा और वहाँ की एक मस्जिद की है जहाँ पर वो अजान दे रहे हैं। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई सो जो उनके फैंस थे उनकी जानिब से बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है और अभी आप देख भी सकते हैं। इसके साथ साथ आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब अमेरिका के एक टीचर है जो कि पिछले 53 ईयर से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सोशल स्टडीज़ को पढ़ा रहे हैं और इन्होंने अपने इस ऑब्वियसली अगर हम लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें सो 53 ईयर्स का जो इनका टाइम है इसकी वजह से इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम जो है वो दर्ज करवा लिया है। इन्होंने अपनी टीचिंग का आगाज़ सोशल स्टडीज़ पढ़ाने से बैक इन 1970s किया था। 1 सितंबर 1970 को वुडलैंड मिडिल स्कूल है अमेरिका में, वहाँ से इन्होंने अपनी टीचिंग का आगाज़ किया था और उसके बाद ये कोऑर्डिनेटर बने और सोशल स्टडीज़ के हवाले से जितना भी करिकुलम था उसको डिज़ाइन करना और टीचर्स जो थे उनको वसाइल फराहम करना, ये इनकी जॉब ड्यूटीज़ में था। और फिर इतने तवील अरसे तक ये यही सब्जेक्ट जो था इसको टीच करते रहे, जिसकी बुनियाद पर नाउ ही हैज़ बिकम द टीचर जो इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए सोशल स्टडीज़ के टीचर बन चुके हैं और गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम जो है वो आ चुका है। अच्छा, जब इनसे बातचीत हुई सो इनसे पूछा गया कि आपको इस तरह से ये जो सब्जेक्ट था इसमें दिलचस्पी कहाँ से हुई। सो इसका क्रेडिट जो था इन्होंने अपने फ़ादर को दिया कि मुझे अपने फ़ादर से ये चीज़ जो है इनहेरिट हुई। उनको हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी, उनको सोशल स्टडीज़ में और इस तरह की चीज़ों में, सब्जेक्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी, तो मुझे ये वहाँ से चीज़ें जो थी वो इनहेरिट हुई। सो हमारी आखिरी टॉप स्टोरी ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारा स्टार्ट होगा मैगज़ीन टाइम। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज सबसे पहले हमने शो में बात करनी है सर्दियों के मौसम के आगाज़ से ही जल्द
खुश्क होना शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है और सर्दियों में अपनी जिल्द की प्रोटेक्शन को कैसे मेक श्योर किया जाए। अदर देन दिस वी विल बी टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विस, ये क्या है और ये तंजीम पाकिस्तानी अवाम की खिदमत के लिए क्या काम सर अंजाम दे रही है। आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे मौसम बदलते ही सियासी मौसम में भी बड़ी तेज़ी से तब्दीलियां होना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून की इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे बसारत से महरूम आर्चर तनवीर अहमद से, जिन्होंने बेल्जियम में होने वाले इंडोर आर्चरी लीग में दूसरी पोजीशन हासिल की है। और आखिर में आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गर्ल चाइल्ड डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है, ये भी आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। सो राइट नाउ मैगज़ीन टाइम, सबसे पहले हम बात करेंगे आप सबकी सेहत को लेकर। अच्छा जी, जब हम सेहत की बात करते हैं ना, सो हमारी स्किन की सेहत बरकरार होना दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, या तो हम सर्दियों से गर्मियों में एंटर हो रहे होते हैं या गर्मियों से सर्दियों में एंटर हो रहे होते हैं, तो स्किन इश्यूज़ जो हैं वो थोड़े से इंटेंसिफाई कर जाते हैं। गर्मियों में स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयली हो जाती है, और इसके ऑपोजिट जब हम विंटर्स की बात करते हैं तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ऑब्वियसली इसकी बहुत बड़ी एक रीज़न ये है कि सर्दियों में हम गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ख़ुराक थोड़ी सी बदल जाती है। इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारी स्किन के ऊपर। सो पोटेंशियल कॉजेज़ क्या हैं, किस तरह से हम अपनी स्किन की प्रोटेक्शन को मेक श्योर कर सकते हैं, किस तरह से हम सर्दियों में अपनी स्किन पर ग्लो ला सकते हैं, इस सब पर आज हमने बात करनी है। और ये सब बताने के लिए आज शो में मेरे साथ मौजूद हैं एस्थेटिक फिजिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग us in our show. So सबसे पहले what are the common issues that we all face in the season of winters? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं, जैसे ही वेदर स्टार्ट होता है तो हमारी स्किन के ऊपर जो है वो आनी शुरू हो जाती हैं कुछ चेंजेस। चाहे आप विंटर से समर में जा रहे हैं या समर से विंटर में जाते हैं, तो डिफरेंट किस्म की चेंजेस आती हैं जो हमारे फेस के ऊपर जो है वो आनी शुरू हो जाती है। उसमें जो है जो सबसे ज़्यादा टारगेट होते हैं वो होते हैं टीन एज। जैसे हम उनके छोटी एज के जो है वो बच्चे बच्चियाँ होती है, उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन जो है इससे जब वेदर चेंज होता है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जैसे पिंपल्स वगैरह जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो है उनकी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो जब भी चाहे वो आप किसी भी वेदर में जैसे ही जो है वो चेंजेस आ रही होती है, तो 3 चीज़ों का आप ख्याल रखें। रूटीन केयर आप अपनी बहुत अच्छी रखें। उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो क्लींजर एक्सफोलिएटर्स आते हैं, वो आप जो है वो अपने अच्छे किसी भी ब्रांड के हैं वो यूज़ करें, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें डेली बेसिस पे। सेकेंडली जो है वो मॉइस्चराइज़र, और नंबर 3 पे है सन प्रोटेक्शन सनस्क्रीन। अगर आप इन 3 चीज़ों का आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल जो है वो करते रहते हैं, तो जैसे ही कोई वेदर जो है वो चेंज होता है तो वो इतनी जल्दी आपके डायरेक्ट फेस के ऊपर जो है बात करते हैं तो वजह क्या बनती है कि हमारी स्किन जो है वो इतनी रूखी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। उसकी वजह ये अक्सर लोगों के यहाँ पर ना पैचेस भी पड़ जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं, क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारी बॉडी में जो है ऑल द टाइम हमारी बॉडी की हाइड्रेशन चाहिए होती है। तो जैसे ही हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है या मॉइस्चर कम होता है, तो उसकी वजह से फिर ये क्रैकिंग होने या ये जो पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, ओवर ड्राइनेस होने की वजह से बहुत सारे जो है वो चीज़ें जो है वो होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक होता क्या है कि जैसे ही हम किसी भी वेदर में जा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो रही होती है, लेकिन हम उसी रूटीन के साथ चल रहे होते हैं। लाइक अगर मैं समर की बात करूँ तो जो हमने रूटीन अपनाई हुई होती है, हम उसी रूटीन के साथ जो है वो समर से विंटर में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम विंटर सीज़न में हैं, तो जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम जो है वो गर्म मशरूबात, जैसे उसमें जो है वो कॉफ़ी हो जाती है, चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं हम सर्दियों में, कहवा होता है, फिश होती है, या हमारी डाइट बहुत ज़्यादा इस तरह की होती है, नट्स इस्तेमाल होने लग जाते हैं। तो वो हम उसी रूटीन के साथ जो है वो चलते जाते हैं, और फिर जब दूसरा वेदर भी स्टार्ट होता है तो हमारी रूटीन सेम रहती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी वेदर चेंज हो, अकॉर्डिंग टू वेदर आप अपनी चीज़ों को जो है वो चेंज ज़रूर करें। उसमें जैसे गर्मियों में आपने कोई एक्सफोलिएटर्स हैं या
आपने मॉइस्चराइज़र है, ये जो चीज़ें हैं वो आप उसको विंटर में यूज़ नहीं कर सकते, विंटर की चीज़ों को आप समर में नहीं कर सकते। अच्छा देखें, हर एक की स्किन टाइप जो है वो फ़र्क होती है। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मुझे तो आज तक अपनी स्किन की समझ ही नहीं आई है। कभी ये ऑयली हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। सो आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, ऑयली भी है और ड्राई भी है। सो हर एक की स्किन का जो ऑब्वियसली वो टेक्सचर टेक्सचर होता है हाँ, वो वो डिफ़र कर डिफरेंट रहा होता होता है। है। अब अगर मैंने अपने लिए कोई स्किन प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, सो मैं कैसे खरीदूँ? मुझे कौन गाइड करेगा? सबसे पहली बात तो ये कि आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करने जाएँ, आपको अपनी स्किन टेक्सचर, आपको जो है वो अपनी स्किन टाइप का पता होना ज़रूरी है। आपने सवाल किया कि मुझे कौन बताएगा, मुझे कौन गाइड करेगा। इसके लिए अब तो जो है वो बहुत सारे क्लिनिक्स ओपन हो चुके हैं, कॉस्मेटोलॉजी फील्ड इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। आप किसी भी अच्छे क्लिनिक पे जाके, एस्थेटिक फिजिशियंस के पास जाके, उनके पास स्किन एनालाइजर्स भी होते हैं जिसमें जो है वो आपकी सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि किस किस जगह पे आपके क्या क्या इश्यूज़ है, उसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो आपकी स्किन टाइप आपको बता सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं वो आपसे, आपकी रूटीन, अब जैसे फ़र्ज़ करेंगे हम डेली बेसिस पे मॉर्निंग में उठते हैं तो जो टी ज़ोन एरिया है वो ऑयली वो होता है, बाकी जो है वो आपका एरिया ड्राई है। तो ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं इसकी स्किन की, वो आपको बता सकते हैं, उनसे आप गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा वो प्रोडक्ट्स भी आपको गाइड कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए बेहतर है। लेकिन होता क्या है कि हम वो एक दफ़ा जो है वो चीज़ ले लेते हैं और हम कहते हैं बस यही हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, बहुत सारी हमारी डाइट, हम स्ट्रेस लेवल इतना जो है वो हमारी आजकल लाइफ में है, तो हमारी हर चीज़ जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होती है स्किन को। तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट आपने यूज़ की फॉर द लाइफ टाइम आपने वही यूज़ करनी है, ऐसा नहीं होना तो चाहिए। मतलब चेंजेस जैसे आने जैसे चाहिए, सीज़न हाँ, बदलता है, आप अपना जो प्रोडक्ट्स का रेंज है, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको भी ज़रूर आप थोड़ा-सा चेंज ना करें। चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर आप अच्छे स्टोर्स वगैरह पे जाएँ ना, तो वहाँ पर भी काउंटर्स पे जो लोग मौजूद होते हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर गाइड देते कर हैं, लेकिन सकते ये हैं, रेशो जो है, ये कम है। कम मैंने है। ये देखा है, मतलब बहुत कम स्टोर्स हैं, जहाँ पे आपको राइटली गाइड किया जाता है, वरना अक्सर आपको गलत गाइड भी कर अब दिया जाता जैसे है। बहुत सारे लाइक अगर मैं बात करूं कि आपकी स्किन ऑयली है, तो फिर ये आपको पता होना चाहिए कि आपने क्रीमी फॉर्म में कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी। तो बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, स्किन ऑयली होने के बावजूद जो सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं या कोई चीज़ भी, वो ऑयली फॉर्म में या क्रीमी फॉर्म में वो जा रहे होते हैं। तो हम उनको गाइड करते हैं कि जिनकी स्किन ऑयली है, प्लीज़ आप सीरम्स का इस्तेमाल करें, आप क्रीमी फॉर्म में चीज़ें मत यूज़ करें, चाहे वो आपकी फाउंडेशन है, लिक्विड फाउंडेशन है, खूब बहुत सारी वो चीज़ें वो ज़्यादा आपकी स्किन को ऑयली कर अच्छा, सकती जब है, हमारी ब्रेकआउट्स हो सकते स्किन हैं। जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, सो इसकी वजह से क्या एक्ने या वाइट हेड्स बनना स्टार्ट होते हैं? इसकी इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, उसमें ब्रेकआउट्स नो डाउट वो होते हैं, वो ओवर ड्राइनेस की वजह से भी हो सकते हैं। इसके अलावा ओवर ड्राइनेस की वजह से आपकी रिंकल्स, फाइन लाइंस ये बननी शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होता है कि हम जैसे फ़र्ज़ करें कि इसकी ओवर ड्राइनेस की वजह से स्किन इतनी ज़्यादा वो डेड लेयर ऊपर जो है वो आ जाती है, तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा चले हम मॉइस्चराइज़ करते हैं तो उससे ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर वो मॉइस्चराइज़र से ठीक नहीं हो सकती। अगर आपकी डेड लेयर एक ऊपर आपके सुपरफिशियली बन गई है, तो उसको आप फिर मॉइस्चराइज़र से नहीं सही कर सकते। उसके लिए फिर आपको ऑफ कोर्स जो है वो एस्थेटिक क्लिनिक्स पे ही जो है वो जाना पड़ता है, और वहाँ पे जो है प्रोसीजर जैसे माइक्रोडर्माब्रेशन हो गया, इसके अलावा माइक्रोनेडलिंग, पीआरपी हो गई, ये बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं। ये आपकी स्किन को रिन्यू करते हैं, इसके अलावा डेड लेयर को रिमूव करते हैं, आपके सेल्स को रीजनरेट कर रहे होते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर ड्राइनेस की वजह से उनके बहुत सारे इश्यूज होते हैं, तो हम उनको जो है मल्टीविटामिन्स होते हैं, उसमें कॉकटेल्स, अब तो बहुत सारे कॉकटेल्स की फॉर्म में आ गए हैं, सीरम्स होते हैं, हाइड्रेटिंग सीरम्स होते हैं, उसके ज़रिए फिर हम उनकी स्किन को नरिश करते हैं ताकि फिर वो जो है उनकी इम्प्रूव हो और फिर घर में जाके वो होम केयर बिल्कुल अपनी ठीक हो गया। अप्लाई अच्छा, करें। अगर मैं अब देखूँ तो पिछले 2-3 साल से लोग एलोवेरा का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो एलोवेरा के पौधे होते थे, अब एलोवेरा जो है वो लोगों ने अपना बिज़नेस बना लिया, अपने ब्रांड के नाम से एलोवेरा जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। एलोवेरा अपनी स्किन पर अप्लाई करना, वो चाहे जेल फॉर्म में हो, वो चाहे आप पौधे से डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितनी फ़ायदेमंद है, स्पेशली जब हम विंटर सीज़न की बात करते हैं? एलोवेरा बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड्स और बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो होते हैं जो आपकी स्किन को हेल्दी कर सकते हैं। मोस्टली हम उन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं जो स्टेरॉयडल थेरेपीज लेते हैं, जो फार्मूला क्रीम्स अप्लाई करते हैं, तो हम उनको कहते हैं, उनको ज़रूर सजेस्ट करते हैं कि जब भी आपने जो है ये
छोड़नी है, कोई क्रीम आप छोड़ना चाहें या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा थिन हो गई है तो उसके लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चाहे वो जैसे स्टोर्स में लोगों ने जो है वो उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है वो वाले आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फ्रेश घर में है उसको आप पल्प जो है वो आप निकालें, उसको मैश करके और उसको 10 to 15 मिनट्स ट्वाइस अ डे उसको लगाएं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लोग इवन उसका जो है वो उसको ब्लेंड करके और डिफरेंट उसको शेक्स वगैरह में भी जो है वो करके पीते हैं। तो नेचुरल हर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके रिजल्ट्स नेचुरल के अच्छे होते रिजल्ट्स हैं। बहुत अच्छे भी होते हैं और प्लस नेचुरल चीज़ है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन नेचुरल को अगर हम देखें तो उसमें ये ज़रूर कर लेना चाहिए कि फिर इसका इस्तेमाल एक तो कंसिस्टेंटली आप इसको इस्तेमाल करें और प्लस 2 से 3 महीने आप उस चीज़ को दें ताकि वो अपने पूरे रिजल्ट्स जो हैं वो शो करें, ये क्योंकि ऑर्गेनिक जितनी भी चीज़ें बिल्कुल हैं वो फ़र्क डालती हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती हैं। ये बात तो है कि हम कोई भी जो है इवन मेडिसिन भी है या कुछ भी है, शायद ये ह्यूमन साइकी है, हम सीरम्स का या क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये माइंड सेट हो गया कि हमें 1 वीक में रिजल्ट्स चाहिए। आल्दो ऐसी चीज़ नहीं होती है, थोड़ा लॉन्गर टाइम के लिए आपको कुछ जो है वो चीज़ों को लगाना पड़ता है, रेजिस्टेंस रहनी पड़ती है आपकी। आप उसको इसी तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे तब उसके रिजल्ट्स आएंगे। रातों रात कोई चीज़ भी कोई मैजिक नहीं हाँ, है जो इतना चीज़ अरसा ठीक हो लगा के जाए। अपनी स्किन को डैमेज करते हैं तो फिर थोड़ा सा तो टाइम दें कि वो वापस रिपेयर की तरफ भी आ सके। अच्छा, इसके साथ साथ कोकोनट का इस्तेमाल मैंने कुछ लोगों को देखा है वो अपनी स्किन पे ना कोकोनट लगा रहे होते हैं। सो ये ठीक है लगाना, यानी कि अगर मेरे ख्याल में अगर आपको सूट कर जाए सो यू आर गुड टू गो विद इट, बट ऑब्वियसली एक्सपर्ट ओपिनियन आपकी क्या है? आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वही बात है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, स्किन टू स्किन चीज़ें जो है वेरी करती हैं। अगर आप किसी को कहेंगे कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो दूसरा पर्सन उसको यूज़ करता है उसको उस तरह से रिजल्ट्स फील नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है कि कोकोनट ऑयल किसको इस्तेमाल वैसे करना चाहिए? उनको जिनकी सुपर ड्राई हो जाती है स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे सर्दियों में है उनकी ड्राई स्किन है या उनकी ओवर ड्राइनेस की वजह से रिंकल्स फाइन लाइंस ये वाली चीज़ें, ऑयलिंग कोई बुरी चीज़ नहीं है, आप उसको कर सकते हैं लेकिन एक्सेसिव ऑयलिंग भी नहीं करनी बट इफ चाहिए। यू आर ऑलरेडी हाँ, हैविंग द एक्ने अगर इशू सो अगर आई आपको थिंक एक्नी है, ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर आप कोकोनट ऑयल क्या कोई भी चीज़ आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। फिर आपने बहुत ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएशन की तरफ जाना है तो वो भी आपने जो है अपने कंसल्टेंट से जो है वो आप ज़रूर उनसे कंसल्ट करें कि मुझे जो है वो वीक में कितने टाइम जो है वो एक्सफोलिएट करना चाहिए। बहुत सारे एक्सफोलिएटर्स भी ऐसे हार्श किस्म के हैं कि वो आप बहुत ज़्यादा लगाएं तो ये ना हो कि वो आपकी स्किन से बिल्कुल मॉइस्चर को ख़त्म कर दे। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्योंकि फिर मुझे ब्रेक लेनी है, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, तमाम लोग जितने भी लोग अभी हमें इस वक्त देख रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन या पूरे दिन की रूटीन, विंटर्स में क्या क्या चीज़ें आपकी रूटीन में ऐड होनी चाहिए? सनस्क्रीन 3 चीज़ें आप रखें अपनी उसमें रूटीन में, चाहे आप विंटर से समर में जाते हैं या समर से विंटर में जाते हैं, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा हेल्प आउट करेंगी किसी भी जो भी चीज़ आपकी जो है वो फेस के ऊपर या आपकी स्किन के ऊपर जो है हो रही होती है। नंबर 1 है आपके अच्छी एक्सफोलिएटर, वो भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी बैक साइड पे सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। मैं हर दफ़ा इस चीज़ के ऊपर फोकस करती हूँ कि जब भी आप कोई भी चीज़ मार्केट से परचेज़ करने जाएँ प्लीज़ उसके जो है वो वाली जो उसकी हेडलाइन है उसके बजाय बिल्कुल ठीक हो आप गया। बैक साइड पे एक्सफोलिएटर देख और लें। इसके साथ साथ सनस्क्रीन का इस्तेमाल, मॉइस्चराइज़र तीसरी मॉइस्चराइजर, और ये तीनों सनस्क्रीन। चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं आपकी रूटीन में, डेली रूटीन में इनका अगर इस्तेमाल किया जाए तो आप बहुत से जिसके नीशूज़ हैं उनसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो व्यूअर्स। अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करना चाहेंगे CDRS पाकिस्तान पर, कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ास्टर रिस्पॉन्स सर्विसेज। ये पाकिस्तान में वाक़ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में अगर कुदरती आफात आ जाएं सो ऑब्वियसली किस तरह से कम्युनिटीज़ को हेल्प आउट करना है, उनके लिए किस किस्म के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको देखती है, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए काम कर रही है और भी मुख्तलिफ ममालिक में कर रही है। लेकिन लाहौर के लिए अभी इनके 2 स्पेशल प्रोग्राम्स भी हैं, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम इनके कुछ प्रोजेक्ट्स को, मेन प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना चाहें सो पूरे पाकिस्तान और स्पेशली अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें सो यहाँ पर पीने के साफ़ पानी के मंसूबे इनकी जानिब से स्टार्ट किए गए। फिर इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, गिलगित में एनिमल वेलफेयर रेस्क्यू प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। बेघर अफराद जो हैं उनको मुफ्त खाना फराहम किया जा रहा है, स्कूल्स जो हैं वो बनवाए जा रहे हैं, जो गरीब और गुरबा लोग हैं उनके लिए जो मकान हैं वो तामीर करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ
माँ और बच्चे की सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यस, इस पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। राइट नाउ आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी मिस्टर टॉड शे, जो कि CEO हैं CDRS पाकिस्तान के। अलॉन्ग विद मिस्टर टॉड आई एम ऑल्सो हैविंग द PR कंसल्टेंट, द PR ऑफिसर Syed Mohsen in my show. So I welcome both of you in my show. First of all, I would want to ask you, Mr. Todd, what is the main objective of CDRS Pakistan, and since how long you're working in Pakistan? So thanks for having me on the show. CDRS, which is Comprehensive Disaster Response Services, has been working in Pakistan since Zalzala 2005. Okay. So I came to Pakistan with a group of Pakistani American doctors with APNA and also Islamic Medical Association of North America. So they were doing an effort for the earthquake. I had just come that same year from deployments in the tsunami in Sri Lanka, as well as Hurricane Katrina in the US. So the day that I got back home from the Hurricane Katrina disaster, I had just got home and I turned on the TV and saw the disaster in Pakistan. So I volunteered with the Pakistan Embassy in Washington, D.C., and they put me in touch with those Pakistani American doctors. All right. So then I came here, and so we've been working ever since. I fell in love with the country, and I really didn't choose to come to Pakistan. It was because of the earthquake. So since 2005, you are in Pakistan and you are working for the Pakistani people. What was the motivation behind this? There was need here, and to me, I don't care. You've always been working for the welfare of people, Yeah, not it in doesn't Pakistan, matter. but in America also. It doesn't matter where you're at on the earth. If it's human beings, and there's human beings in Pakistan who have needs, and there was a big disaster of earthquake, so it could have been anywhere in the world I could have ended up. But I ended up here because of the earthquake, and once I got here, I liked the people, I liked What made you stay in Pakistan? the need of people, and also the Pakistan Army, brigadiers and generals I was working with during the earthquake, they asked me to stay. People in Pakistan Red Crescent, UNICEF, the local villagers who were affected by the earthquake, all of them asked me to stay. After some time, people started going back. I was originally going to stay for 2 weeks. Then the doctors asked me if I would stay for 6 months. So after that 6 months was over, I was getting ready to go back. But all these people said, please stay, there's a lot of need. And because of the need and because of the request, I stayed, and I felt like God put a feeling in my heart I should be here where I'm wanted and needed for doing this work, logistics in disasters and healthcare and things like that. So it was an easy decision because at the same time, the mountains and the khana and the music and the culture of Pakistan But I is think it was magical. easy, but it was challenging at the same time. Well, life is a challenge. Allah gives us many tests in life. That's why we're here. We're And not what here are the to have main it easy for projects us. that CDRS was working on? So we have been doing disaster relief, and we have served in every disaster, from every flood and earthquake and storm and the IDP's And crisis. how do you help out the people? So in Swat and in North Waziristan, refugee crisis, we supported people with tents and blankets and food and medical services. In the earthquakes, it was mostly medical services, but also some food and water and things like that. So basic necessities of life. We've served in every flood, including the floods last year, including the COVID crisis, where even though Pakistan didn't have a high death toll because of the disease of COVID, because of the shutdown of people's livelihoods, and the situation resulted in people being in poverty even more than they were before. So we gave food packs, and we are mostly funded, almost entirely funded by good Pakistani Americans. We're also working with... But how do you run your circle other than the good American Pakistani people? I just want to ask you that what is your financial system, or how do you manage your expenses to help out the people? Obviously, you need some expenses, so how do you manage the circle? So I guess I was blessed in the beginning of the earthquake operation. A lot of Pakistani American doctors who came and worked with me, they saw the work that my team and I were doing on ground, and so they went back and they started fundraising for us. So 18 years on, they've continued to support with the funding that we need to manage our expenses and the funding that we need. I've registered in
we've been registered here in Pakistan since right after the earthquake, but I registered in 2014 in United States so that we could get money there and give a tax deduction to people and give them the benefit of And that's doing the all charity. about, I guess, it's all about trust. And people do trust you. Still, they do trust Well, you. not everybody trusts me because, you know, some people prefer to give to somebody who looks like them or somebody who's from Pakistan. But those who saw my work and saw the work, they forgot whether I'm white or American. They saw the work that I was doing. My team is all Pakistani. My donors are Pakistani. The beneficiaries are Pakistani. So who cares? I'm white, I'm American. And If I'm that's doing a wonderful. good job. I like the passion that you have, and I like the love that you, and obviously the care that you show for the Pakistani people. मोहसिन, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि CDRS पाकिस्तान जो है ये लाहौर के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है उस पर काम कर रहा है. सो क्या आप मुझे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में बता सकते हैं? कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अभी राइट नाउ काम किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच. CDRS के जो लाहौर में एक्सपेंशन हम करने जा रहे हैं अब, और जिसमें एक तो मेन इम्पॉर्टेंट जो एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट है, जो बेदियाँ रोड पे हमारा जो एनिमल शेल्टर है वो बिल्कुल तैयार हो गया और इस माह के एंड पे हम उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं. उसके अलावा हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशली पंजाब पुलिस के साथ हमने मीटिंग्स की हैं. उनकी कोलैबोरेशन से हम लाहौर में एक तो हाउस ऑफ ब्लेसिंग फॉर ऑर्फन्स बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं, ट्रांसजेंडर के लिए एक सेंटर बनाने जा रहे हैं, और उसके अलावा जो एनिमल वेलफेयर सेंटर है वो भी हम पुलिस की कोलैबोरेशन के साथ लाहौर में 2 से 3 जगह आइडेंटिफाई कर ली हैं हमने, जिसमें मैं जो हमारी स्पेशल ऑफिसर है ASP सईदा शहर बानो, वो इसमें बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं इस एनिमल वेलफेयर प्रोजेक्ट के हवाले से. उसके अलावा हमने लाहौर में एक फ्री फूड प्रोग्राम शुरू किया है. जो होमलेस लोग सड़कों पे बैठे होते हैं बेघर, आपने देखा होगा दाता साहब के बाहर डिफरेंट मुस्लिम टाउन मोड़ पे काफ़ी एरियाज़ में लोग बैठे हुए हैं, तो उनके लिए जो हमने एक कुक मील पैक का इनिशिएटिव शुरू किया है, और वीकली हम उसमें तकरीबन 600 प्लस जो मील्स हैं उसका प्लान है जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. और इंशाल्लाह अच्छा, ये सब आइडिया किसका था कि इस तरीके से काम करना है? एनिमल रेस्क्यू का भी काम करना है, बच्चों के लिए भी काम करना है, साफ़ पानी का मंसूबा, ये चीज़ें किसने आइडेंटिफाई की और उसके बाद अब आप सब पर काम कर रहे हैं? ये जो टॉड है इन्हीं का इनिशिएटिव है, और ये ऑल ओवर द पाकिस्तान इन चीज़ों को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे थे. लेकिन उसके बाद जब जिस तरह इन्होंने बताया सकरदू में काम किया, कराची में किया, कराची में एनिमल वेलफेयर शेल्टर बनाया अभी लास्ट मंथ, उसके अलावा स्वात में कर रहे हैं, इस्लामाबाद में हाउस ऑफ ब्लेसिंग है बच्चों के लिए, उस गिलगित में. तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हैं, लाहौर में ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी, और आपको पता है लाहौर में पॉपुलेशन के हवाले से किस कदर ग्राफ ऊपर जा रहा है, और लाहौर में ये चीज़ों की नीड थी, तो इसलिए कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर. Mr. Todd, I want to ask you, what do you think, according to your observation, who is the most vulnerable group in Pakistan and what needs to be done here? Well, there's so many vulnerable groups in Pakistan. Transgenders, minorities, single mothers, widows and their orphans, street children, and just the general population who's mostly living day to day, paycheck to paycheck, on daily wages or a salary. And how do you identify these issues? So it's, you know, obviously no one organization can do everything. So we look at the places we know we can help, and it's not difficult to see where the need is. Once you're doing this work, the need finds you. So when it comes to the type of projects that we choose, we're good at logistics. In disasters, if you can master logistics in a disaster zone, when everybody needs everything all at once in emergency, then non-disaster time, logistics is easy for us. We are experienced. So we can look at where are the gaps in the system, things that need to be done in the society, which we are able to do. Now, one thing about animal welfare is animal welfare project for us is not about just caring and loving animals. It's about the children of Pakistan. It's about the blessings that we want from Allah for this country. And if we mistreat the animals, then we are not following the words of the Quran. We have to manage these animals, especially dogs, because Allah created wolves. He did not create dogs. Human beings took wolves from the wild and we made dogs out of them from breeding them over
thousands of years. All right. So we are responsible for them. When we've turned them out on the street and abandoned them out in the street and they're dirty and they're biting people, it's not because human beings are a victim of dog. It's because dogs are a victim of human beings. Any problem that we create as human beings definitely will come back to literally bite us, especially when it's dogs. So spread of rabies, bite cases, dogs barking all night long, the population being too high, getting into the trash and spreading disease and hygienic conditions worsening. right. These are the things And that we deal with. What's the long-term, what's your long-term goal? The long-term goal is to do trap, neuter, vaccinate, release, and educate. Educate the public as to why it's important for the whole society to manage the stray dogs and cats and to be kind to the animals from an Islamic perspective. Also to make sure that not only do we keep the dogs safe and healthy, but that we, with the neutering and spaying, there's not new unwanted abandoned puppies and kittens born. So that makes less animals for people to have bad interactions But with. you're working in Punjab, like the province Punjab. So do you want to expand the circle of this service, or do you want to expand the circle of this animal rescue to the rest of the provinces of Pakistan? Well, we have started the first trap, neuter, vaccinate, release center ever in the country's history, in the very first, in Islamabad in the beginning of 2021. So we've been running that for 2.5 years. We have an animal shelter and TNVR center in Karachi. We have one with the government of Skardu in Skardu. And so we naturally wanted to expand into Lahore because there are some really good animal rescue workers and shelters here already, like Todd's Welfare Society and Saya Animal Welfare, and there's many others. And of course the police now have their initiative. Punjab Police. But it's such a big city. So many people in the surrounding areas and in Lahore that more is needed. So we want to work together with all of them and collaborate so that we can And bring the you are- population of the animals And you are down. doing a wonderful job. God Thank you. bless you and all the very best. Thank you so much, Mr. Todd and सैयद मोहसिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत खुशी हुई एक अमेरिकन को देख के कि उनका ये जज्बा है कि वो किसी ना किसी तरीके से ह्यूमैनिटी सर्विसेज और अपना किरदार अदा करते रहें. व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे. आपसे मुलाकात करेंगे इस ब्रेक के बाद.